कैसे हो सब लोग? अच्छे हैं सर, बढ़िया है। एकदम। चलो और ये अच्छी बात है। कैसी चल रही है आपकी अध्ययन की पढ़ाई की सारी चीजें अच्छी चल रही है? अच्छी चल। चलो अच्छी बात है। इतिहास को जिए जा रहे हो? जिए जा रहे हैं सर। चलो अच्छी बात है। अपने कर रहे थे गुप्त काल। क्या? गुप्त का। गुप्त काल। गुप्त काल की अगर मैं बात करूं तो आज स्कंदगुप्त और भानुगुप्त के बारे में कुछ एक बातें हैं, उसके बाद में कला एवं संस्कृति करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है गुप्त काल का। ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त के बारे में बात कर ली। ठीक है। उसके बाद में अपने किसके बारे में बात की? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद में अपने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात की। ठीक है। कुमारगुप्त के बारे में बात कर ली। अच्छा, आज अपने किसके बारे में बात करेंगे? स्कंदगुप्त के बारे में। ठीक है। तो हेडिंग डाल रहा हूं मैं, कौन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की अगर मैं बात करूं तो जो इसका शासनकाल है 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। ठीक है। कितनी? 467। ठीक है। अच्छा, गुप्त वंश की अगर मैं बात करूं तो ये गुप्त वंश का ये सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, क्योंकि हुणों का आक्रमण इसके समय हुआ था। गुप्त काल का यह सबसे प्रतापी शासक माना जाता है और इसके समय हुणों का आक्रमण हुआ। इन्हें पराजित किया किसने? इसने। बहुत प्रतापी शासक माना जाता है। अगर हुणों की बात की जाए तो जो मध्य एशिया की जो खानाबदोश जो जाति होती है, मतलब खानाबदोश यायावर, जो लूटपाट करने के लिए इधर उधर घूम फिर कर जो मतलब अपना जीवन यापन करते हैं, हुण वो लोग थे। ठीक है। वो लूटपाट के लिए आए थे, आक्रमण किया और उसको पराजित किया किसने? स्कंदगुप्त ने। और पराजित करने के बाद में एक उपाधि लेता है किसकी? विक्रमादित्य की। पीछे भी इस उपाधि का मैंने उल्लेख कर दिया, चंद्रगुप्त सेकंड के समय। ठीक है। तो ये उपाधि किसने ली? स्कंदगुप्त ने। और किसको पराजित करने के बाद में ली? ये याद रखना, किसको? हुणों को पराजित करने के बाद में। ठीक है। अच्छा, फिर एक इसके बारे में ये जानकारी मिलती है कि जब इसका जब शासनकाल आया तो इसने अपने सिक्कों में सबसे ज्यादा मिलावट की। हाँ, स्कंदगुप्त के समय सिक्कों में मिलावट होने लगी। मिलावट क्योंकि जब आर्थिक स्थिति थोड़ा डाउन दिखी तो मिलावट करनी पड़ी। और इससे क्या हुआ? जब मिलावट करनी पड़ी तो प्रजा के अंदर भी ये चीजें थोड़ी सी दौड़ करने लगी कि मिलावट हो रही है। तो हर कोई ऐसा सोचता था ना कि ज्यादा ज्यादा घरों में फिर ढेर लग जाते हैं सिक्कों के। ऐसा ही कुछ इसके शासनकाल में हुआ। और इसकी अगर बात की जाए तो इसने राजधानी जब पाटलिपुत्र में थी तो वहां से स्थानांतरित कहां पर कर दी? अयोध्या में, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अच्छा, इसकी अगर फिर से बात करूं तो आपने एक झील का नाम सुना होगा, गुजरात की सुदर्शन झील। किसका? सुदर्शन झील। इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया इसने। क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया। इसके अपने एक प्रांतपाल होता है वहीं का। ठीक है। गुजरात के अंदर इसका प्रांतपाल होता है, पर्णदत्त नाम मिलता है। इस पर्णदत्त और इसका एक पुत्र मिलता है चक्रपालित। इन दोनों को किस किस का नाम मिलता है इसके पुनर्निर्माण में? जो पुनर्निर्माण करवाया वहां का जो प्रांतपाल था, दिखाऊंगा ये सारी चीजें। ठीक है। वहां का जो प्रांतपाल था, प्रांतपाल का नाम क्या मिलता है? पर्णदत्त। क्या नाम मिलता है? पर्णदत्त। और इस पर्णदत्त का एक पुत्र मिलता है जिसका क्या नाम था? चक्रपालित। ठीक है। क्या नाम मिलता है? चक्रपालित। इसको कहकर, ठीक है, इन दोनों से, इन दोनों की देख रेख में क्या करवाया जाता है? इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया जाता है। आगे भी इसका पुनर्निर्माण होता है कई जगह। जब हम मुगल काल पढ़ेंगे तब भी अल्लाउद्दीन खिलजी के समय भी इसका होता है पुनर्निर्माण। ठीक है। धीरे 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 ये काम आगे तक चलता रहेगा। अच्छा, अगर बात की जाए तो एक मंदिर है झील के किनारे, याद रखना, क्योंकि ये एक अलग तरीके से अपने पेश होती है। ठीक है। विष्णु मंदिर है इस झील के किनारे। कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर है, ये याद रखना कि थोड़ी सी हटके चीज है ना ये विष्णु मंदिर वाली। एक विष्णु मंदिर है जो किसने बनवाया था? स्कंदगुप्त ने बनवाया था। ठीक है। ये याद रखना। अब मैं लिखवा देता हूं ये सारी चीजें, मिटा रहा हूं। ठीक है मेरे। अच्छा, सबसे पहले तो गुप्त काल का सबसे प्रतापी शासक है। गुप्त काल का
सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। कल मैंने एक चीज बताई थी ना कि जो बिलसड़ विलेख जो था ना, उसमें गुप्त वंश की सारी वंशावली का उल्लेख किया गया है। और उसमें भी एक जांचने वाली बात यह थी कि उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह थी कि उसमें रामगुप्त का उल्लेख नहीं मिलता। रामगुप्त का उल्लेख मैंने 3 जगह फिर से बताया था। काव्य मीमांसा में मिलता है राजशेखर की, एक हर्षचरित्र में मिलता है बाणभट्ट की, ठीक है। इन कुछ ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है रामगुप्त का, क्योंकि एक निर्बल और कायर शासक था, इसीलिए बिलसड़ विलेख में उसकी कोई भी जानकारी नहीं मिलती। बिलसड़ विलेख याद रखना, उसमें भी ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रतापी शासक है और हुणों का आक्रमण हुआ इसके समय, और इसने हुणों को पराजित कर किसकी उपाधि प्राप्त की? विक्रमादित्य। हाँ बिल्कुल याद रखना, विक्रमादित्य, ठीक है, उपाधि धारण की। अच्छा, फिर इसने क्या किया कि जो हुणों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। हुण जो थे कौन थे? मध्य एशिया के, इराक ईरान तक का जो एरिया है ना अपना मध्य एशिया का, ठीक है, वहां से थे ये। मध्य एशिया की एक खानाबदोश जाति थी। क्या थी? खानाबदोश बोले तो जो घूमकर यायावर जीवन में क्या थे अपना व्यतीत करते थे, यायावर भटकने वाले। ठीक है लोग, ये वो थे। अच्छा, अगर फिर बात मैं करूं कि इस स्कंदगुप्त ने अपने समय में क्या किया कि समय में सिक्कों में क्या की? सर्वाधिक मिलावट की। सर मिलावट किस चीज की थी सर? देखो, मिलावट, वो चांदी के सिक्के होते थे, ठीक है, उनमें ज्यादातर तो क्या होता था कि टिन वगैरह या तांबा वगैरह की मिलावट कर लेते थे। तो सिक्के क्या है कि ज्यादा भी फिर वो ऐसे एकदम से तांबे के सिक्के चल नहीं सकते थे, तो चांदी के सिक्के थे। शुरुआत में गुप्त काल में सोने के सिक्के थे, याद रखना। और चांदी के सिक्के कहां से प्रारंभ हुए? जब इसका गुप्त काल में रामगुप्त का और जब ये चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल आता है, तब ये चांदी के सिक्के चलाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले सोने के सिक्के चलते थे, ठीक है। धीरे धीरे आगे स्थिति बिगड़ती जाएगी, यहां से पतन प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके समय में सर्वाधिक मिलावट हुई सिक्कों में। और अगर बात की जाए तो इसने अपनी राजधानी, कहां से? पटना यानी पाटलिपुत्र से अयोध्या उत्तर प्रदेश स्थानांतरित की। क्या कर दी? स्थानांतरित कर दी, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। मिटा दूं? अच्छा, अब देखो, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया इसने, किसको कहकर? प्रांतपाल। इसने सुदर्शन झील गुजरात का क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया। और अगर आपसे देख रेख पूछ ले, किसकी देख रेख में करवाया, तो किसकी देख रेख में? प्रांतपाल का क्या नाम मिलता है? प्रांतपाल का नाम मिलता है आपको पर्णदत्त। वह उसके पुत्र चक्रपाली, ठीक है, उसके पुत्र
चक्रपालित व प्रणदत्त के देखरेख में सुदर्शन झील का क्या करवाया जाता है, पुनर्निर्माण करवाया जाता है। और इसने क्या किया, इसी झील के किनारे एक मंदिर बनवाया, विष्णु मंदिर। कौन सा मंदिर? विष्णु मंदिर। ठीक है, इस चीज को आप नोट करो। अब कुछ ज्यादा विशेष कोई इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती, भानुगुप्त की बात करते हैं अपने इसके बाद में। वैसे तो काफी 16-17 शासक हुए हैं। विष्णु गुप्त जो है वो अंतिम शासक माना जाता है इसका। वो चीजें मैंने पिछली क्लास में सारी बता दी, सारे शासक लिखवा दिए, उनके क्रम लिखवा दिए मैंने। इंपॉर्टेंट अपने कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इसकी भानुगुप्त की। देखो, भानुगुप्त के बारे में कोई ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके शासनकाल की एक चीज जानकारी मिलती है, इसके शासनकाल में भारत का प्रथम सती होने का उल्लेख मिलता है अपने को। किसका? सती होने का उल्लेख मिलता है। अच्छा, एक चीज अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपने कभी शाका सुना होगा, शाका। अच्छा, जो शाका जो होता है ना, देखो एक अलग अलग चीज होती है। जब पुरुष केसरिया करते हैं और महिलाएं क्या करती हैं, वीरांगनाएं केसरिया जोहर करती हैं, चाहे वो अग्नि है चाहे जल है। ठीक है, जब महिलाएं जोहर करें और क्या करें, पुरुष केसरिया युद्ध भूमि में, तो वो क्या कहलाता है, शाका कहलाता है। और सती होना एक अलग चीज है। सती होना क्या है सर, एक अलग चीज है। सती पुरुष के पीछे ही क्या है कि महिला को भी वैसे के वैसे क्या है कि अपना जीवन त्यागने की अनुमति होती थी, कि वो त्यागती थी, वो खुद को क्या करती, सती कर लेती थी। ठीक है, तो वो सती होने का उल्लेख किसमें मिलता है, इसमें मिलता है भानुगुप्त के शासनकाल में। अपने को कैसे मिलता है ये चीज बताता हूं। देखो, एक सेनापति थे इसके गोपराज। ये गोपराज क्या करता है कि जब भानुगुप्त मालवा में हुणों को पराजित करने के लिए जब जाता है तो गोपराज को साथ में लेके जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है। पीछे जो इसकी पत्नी जो होती है, हालांकि उसका नाम नहीं मिलता, वो क्या कर लेती है, सतीव्रत धारण कर लेती है। तो सतीव्रत धारण करती है तो भारत का प्रथम सतीव्रत होने का जो उल्लेख अपने को मिलता है वो कहां से मिलता है, इसी के शासनकाल से मिलता है। किसके? भानुगुप्त की पत्नी करती है? नहीं सर, भानुगुप्त नहीं, इसका जो सेनापति था ना गोपराज, उसकी पत्नी करती है। ठीक है, देखो इसके समय में इसके सेनापति क्या नाम मिलता है, गोपराज की पत्नी सतीव्रत धारण करती है। ठीक है, क्या करती है वो, सतीव्रत धारण करती है। ठीक है, जब मालवा से हुणों को हटाने के लिए गए गोपराज की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और वहां पर एक भानुगुप्त के साथ में ही जाता है। ठीक है, तो वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है और पीछे से इसकी जो पत्नी होती है वो सतीव्रत धारण कर लेती है, जो भारतीय इतिहास का प्रथम सती होने का उल्लेख मिलता है। यहां से क्या है, भारतीय, नोट लगा के लिख लेना इस चीज को क्योंकि इंपॉर्टेंट बन जाती है। भारतीय इतिहास का प्रथम सती होने का उल्लेख मिलता है। और ये कहां से मिलता है, अगर ऐसे पूछा जाए तो एरण अभिलेख। कहां से? एरण अभिलेख से। एरण, जो भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है, इसी एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त को मैंने फिर से क्लास में बताया था कि खुश होने पर कुबेर और नाराज होने पर क्या, यमराज के समान बताया गया। इसी भानुगुप्त का इसी एरण अभिलेख, इसका किसका है ये, भानु। ठीक है,
ये हो गए अपने इतनी इंपॉर्टेंट शासक मिलते हैं अपने को, इसके बारे में अपनी जानकारी ले ली। अपने अब किसकी बात करेंगे, इसकी जो कला संस्कृति है, किसकी, गुप्त काल की। गुप्त काल की। बता दो सबसे पहले इसकी जो स्थापत्य कला जो है ना, थोड़ा सा मैं वैसे अगर नॉर्मल आपको बताऊं तो बता दो। बता दो फिर। अब सुनो, देखो इसकी जो कला संस्कृति में जो स्थापत्य कला जो है, कौन सी स्थापत्य कला काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। देखो इनकी जो शासनकाल की सबसे बड़ी बात जो है गुप्तों के टाइम में, मंदिरों का निर्माण। अब तक भारत के अंदर मंदिरों को लेकर अभी तक कोई भी स्थापत्य कला में ऐसा कोई बड़ा इशू दिखाई नहीं दिया। यहां पर आकर एक बहुत अच्छी चीज दिखती है। अगर मैं भारत की बात करूं, ठीक है नॉर्मल, अगर मैं भारत की बात करूं तो देखो इसका एक दक्षिण भाग, उत्तरी भाग और एक मध्य भाग। अगर मैं गुप्त काल की अगर बात करूं तो गुप्त काल में मंदिरों का जो आकार था कुछ इस तरह, शिखर का ऊपर से शिखर किस तरह से, कुछ इस तरह से पिरामिड आकार की शैली देखी होगी आपने, कुछ इस तरह से इनके काल में मंदिर बनाए गए। बहुत ही सुंदर काल में, जैसे हम बड़े बड़े मंदिर देखते हैं ना ऊपर, दक्षिण भारत में आपने देखे होंगे, दक्षिण भारत में आपने ये मंदिर ऐसे देखे होंगे। अच्छा वैसे ही क्या था कि कुछ उत्तर भारत में अलग अलग शैली में जैसे मंदिर बनाए गए, ठीक है, ऐसे उत्तर भारत में मंदिर बनाए गए, दक्षिण भारत में भी और बिल्कुल मध्य भारत में भी। कौन कौन सी शैली थी स्थापत्य कला में अपने, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो बिठा दो एक बार, ये मैं आपको वैसे समझा के दिखा के फिर मैं बताऊंगा। इनका जो टाइम माना जाता है शिखर युक्त मंदिरों के निर्माण के लिए, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण हुआ। यह सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जाती है कि इनकी स्थापत्य कला में शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण हुआ, ठीक है। और इसमें भी अगर चीज देखी जाए तो भारत में अगर मैं बात करूं, भारत में शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में हुआ। कौन से काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल में हुआ भारत में शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण, प्रारंभ, जहां से हम अपने पढ़ते हैं, ठीक है। देखो इन्होंने मंदिरों का तो निर्माण करवाया, सभा मंडपों का भी निर्माण करवाया। सभा मंडप जानते होगे आप, ठीक है, जहां पर क्या था कि कुछ लोग बैठकर, अकबर के काल में भी ऐसी चीजें अपने को पढ़ने को मिलेगी, जहां से क्या सभी बैठकर चर्चा करते थे। सभा मंडपों का भी निर्माण इनके शासनकाल में करवाया गया, शिखर युक्त मंदिरों का भी निर्माण करवाया गया, ठीक है। सभा मंडपों का निर्माण करवाया गया, ठीक है। देखो अगर मैं उल्लेख करूं किस तरह से कि उत्तर भारत में जो अपनी नागर शैली थी ना, नागर शैली, उसमें मंदिर बनाए जाते थे। आपने सुना भी होगा नागर शैली में बने हुए मंदिर जो है, अपने नाम भी उनका उल्लेख भी करूंगा जब इसके बारे में बताऊंगा। उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल कौन सी, नागर शैली। दक्षिण भारत में चलेंगे तो द्रविड़ शैली मिलेगी अपने को। दक्षिण भारत में कौन सी शैली मिलेगी? द्रविड़ शैली मिलेगी। और बिल्कुल जब मध्य में चलते हैं अपने तो एक शैली मिलती वेसर शैली, जिसको खच्चर या खच्चर शैली भी कहा जाता है ना ऊपर का ना नीचे का, बिल्कुल बीच का जो होता है, ठीक है, खच्चर या फिर वेसर शैली जिसको कहते हैं, वो मध्य भारत में अपने को देखने को मिलती है। और अगर हम दक्षिण भारत की अगर बात करें, देखो वहां पर जो द्रविड़ शैली के लिए सबसे ज्यादा विख्यात जो वहां के वंशज माने जाते हैं, जैसे चालुक्य हैं, ठीक है, चोल हैं, पल्लव हैं, मदुरई के हैं शासक, उन्होंने क्या है कि द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण करवाया। और किस तरह से करवाया, कभी मेरे को टाइम लगे तस्वीरें दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है, मौजूद है। अच्छा अपने बात करते सबसे पहले किसकी,
नागर शैली की, मिटा दो। सबसे पहले किसकी? नागर शैली। उत्तर भारत की जो नागर शैली है, 3 शैलियों में मंदिरों को बनाया गया। सबसे पहले नागर शैली कहाँ की है? उत्तर भारत में यह प्रचलित थी, जिसको आर्य शैली भी कहा जाता है। और गुप्त काल में अगर इसकी विशेषता, जैसे मैं पहले भी बता के आ रहा हूं कि विशाल शिखर युक्त मंदिर बनाए जाते थे और सभा मंडपों का भी निर्माण किया जाता था। किस चीज का? सबसे पहले उत्तर भारत में प्रचलित थी। यहां से प्रश्न ज्यादातर बनते हैं, युद्धों से इतना प्रश्न नहीं बढ़ता। यहां से ज्यादातर स्थापत्य कला है, जब कला है, इसकी चीजें ज्यादातर पूछी जाती हैं। उत्तर भारत में प्रचलित थी, इसको आर्य शैली भी कहा जाता है। कहा जाता है क्योंकि आर्य सबसे पहले कहां पर बसे? उत्तर भारत में। कहां पर? उत्तर भारत में आके बसे, ठीक है। और गुप्त काल में अगर मैं नागर शैली की विशेषता बताऊं, गुप्त काल में विशेषता शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण व सभा मंडपों का निर्माण, ठीक है। इनका निर्माण करवाया गया किसमें? नागर शैली में, उत्तर भारत में, ठीक है। देखो सबसे बड़ा उदाहरण इसमें मिलता है देवगढ़, जो उत्तर प्रदेश का झांसी में, ठीक है। कहां पर? देवगढ़ उत्तर प्रदेश झांसी में दशावतार का जो मंदिर है, जो 2 शैलियों में बना हुआ है, एक तो नागर शैली में बना हुआ है और दूसरा पंचायतन शैली में बना हुआ है, ठीक है। वो सबसे बड़ा इसका उदाहरण माना जाता है। और उसी के बारे में अगर बात की जाए तो पहली बार क्या था कि गुप्त काल में कहूं या फिर मैं भारत के अंदर 12 मीटर ऊंचे शिखर का यूज किया गया था इस मंदिर में। कौन से मंदिर में? 12 मीटर ऊंचे शिखर का उपयोग किया गया था। कौन से मंदिर में? देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश का जो दशावतार मंदिर है उसमें इसका यूज किया गया था, शिखरों का यूज किया गया था। कहने का मतलब 12 मीटर ऊंचा शिखर, ठीक है। और इसमें 4 सभा मंडप भी थे। कितने सभा मंडप थे? 4 सभा मंडप थे। एक बार ये मिटा दूं मैं, ठीक है। बात कर रहे थे अपने किसकी? देवगढ़ स्थित देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश, यहां का एक मंदिर है दशावतार मंदिर, ठीक है। इस दशावतार मंदिर की अगर बात की जाए तो यह है भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान, लिखवाऊंगा सारी चीजें मैं, एक बार सुन लो, ठीक है। भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। और इस पर भगवान विष्णु को क्या है कि शेषनाग सांप पर, ठीक है, विराजमान दिखाया गया है। और अगर इसकी बात की जाए तो माता लक्ष्मी क्या है कि इनके पैर दबा रही है। तस्वीर भी है मेरे पास, दिखाऊंगा आपको, ठीक है। माता लक्ष्मी इनके पैर दबा रही है और शेषनाग पर विराजमान दिखाया गया है। किसको? भगवान विष्णु को। कौन से मंदिर में? दशावतार मंदिर, देवगढ़ झांसी स्थित उत्तर प्रदेश में। और 12 मीटर ऊंचे शिखर का यूज किया गया है। 4 सभा मंडप भी हैं इसमें। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसी में क्या है, एक चीज और दिखाई गई है, जो भगवान विष्णु जो है उनकी जो नाभि है ना, ठीक है, नाभि, उसमें से क्या कमल निकलता दिखाया गया है। ये प्रश्न बढ़ते हैं, ये प्रश्न बढ़ते हैं कि उसी मंदिर में क्या है कि भगवान विष्णु की नाभि से क्या है, कमल निकलता दिखाया गया है। कौन से मंदिर में? जो दशावतार का मंदिर है इसमें, ठीक है। तो अपने बात करते हैं देवगढ़ झांसी स्थित दशावतार मंदिर की। पहली बार इसमें 12 मीटर ऊंचे शिखर का क्या किया गया? प्रयोग किया गया।
ठीक है, पहली बार इसमें 12 मीटर ऊंचे शिखर का प्रयोग किया गया। और अगर इसकी शैली की मैं बात करूं तो 2 शैलियों में निर्मित है ये। कितनी शैलियों में? 2 शैलियों में। एक तो नागर और दूसरी पंचायतन शैली। क्या होती है पंचायतन शैली, आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, एक बार आप इसी पे चलिए। 4 सभा मंडप है इसमें। कितने सभा मंडप है? 4 सभा मंडप हैं। और ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, शेषनाग पर विराजमान। भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, देखो आप इस चीज को आगे चलते हैं, बता दो। अच्छा, और देखो इस मंदिर में भगवान विष्णु जो हैं, इसमें भगवान विष्णु को किस पर है? शेषनाग। शेषनाग देखा होगा ना? यस सर। शेषनाग पर फिल्मों में देखा सर, वैसे नहीं देखा। फिल्मों में देखा है, सीरियल में नहीं देखा। आज देखना घर पे जाके। सीरियल कम ही देखते हैं। यस सर। सीरियल कम ही देखते हैं। शेषनाग वो नागिन वाला है ना, एक नागिन 2 आया था, फिर 3 आया, अब 4 आ गया सर। वो तो नागिन है। चलो कोई बात नहीं, अपने टॉपिक पे चलते हैं एक बार। ठीक है, लास्ट में इस पर बात करेंगे 2-3 मिनट। नागिनों पर। हाँ, इसमें भगवान विष्णु को शेषनाग पर विराजमान दिखाया गया है। और माता लक्ष्मी क्या कर रही है? इनके पैर दबा रही है। पैर दबा रही है। दिखाऊंगा आपको, तस्वीरें दिखाऊंगा मैं। ठीक है, बना ही दो सर यहाँ पे। नहीं सर इतना 3D नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें अगर बात की जाए तो जो भगवान विष्णु जो हैं, विष्णु की नाभि से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, मैं कहता हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल। कमल निकलते दिखाया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण मंदिरों की भी बात करेंगे आगे, लिखवाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है। ठीक है, एक बार ये सबसे बड़ा उदाहरण ये नागर शैली में माना जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं अपने किसकी? द्रविड़ शैली की। तो इसमें तो क्या था कि जो उत्तर भारत में बने हुए मंदिर थे ना नागर शैली में, विशाल शिखर वाले थे। और जो दक्षिण भारत में बिल्कुल हम चलते हैं तो उनके प्रवेश द्वार बहुत बड़े बड़े थे। जो द्रविड़ शैली में बने हुए थे उनके क्या थे? प्रवेश द्वार बहुत बड़े बड़े थे। और अगर बात की जाए तो ये जो प्रवेश द्वार थे महागोपुरम या गोपुरम कहलाते थे। किस नाम से जाना जाता था? गोपुरम या महागोपुरम के नाम से जाना जाता था। और अगर इन मंदिरों की अगर मैं बात करूं तो आपने मिस्र के नील नदी के किनारे क्या है कि पिरामिड देखे होंगे अफ्रीका के अंदर। उन्हीं पिरामिडों के आकार के अंदर या बेबीलोन के अंदर आपने देखा होगा जिनमें मम्मी रखी जाती थी। ठीक है, आपने शव को मम्मी के नाम से सुना होगा, वहां पे रखा जाता था। उसी आकार में क्या है कि पिरामिडाकार शैली में, ये लिख लिया क्या आपने नीचे? लिख लिया सर। मिटा दो फिर। निकाल दो। अच्छा, नागर शैली में बात करिए, अपने द्रविड़ शैली की बात करते हैं। स्थापत्य कला में द्रविड़ शैली देखो, जो ये दक्षिण भारत में प्रचलित थी सबसे पहले तो। ठीक है, इनके बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे जिनको गोपुरम या महागोपुरम कहा जाता था। और अगर इनकी बात की जाए तो ये पिरामिडाकार शैली में थी। ठीक है, पिरामिड देखा होगा आपने? नहीं देखा पिरामिड? देखना कभी घर पे जाके। ठीक है, पिरामिडाकार शैली में थे। उल्टा होता है पिरामिड, त्रिभुज नहीं होता। अच्छा। वही। हाँ वैसे ही होता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं अपने कि सबसे पहले तो यह दक्षिण भारत में
प्रचलित थी। कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। और अगर इसकी बात की जाए बड़े तो प्रवेश द्वार। इसकी विशेषता विशाल प्रवेश द्वार, विशाल प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार है। ठीक है, बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। इन प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? गोपुरम या फिर महागोपुरम। ठीक है, गोपुरम या फिर महागोपुरम कहलाते थे। ठीक है, और इस शैली के जो मंदिर हैं वो पिरामिडाकार में होते थे। कौन सी शैली में? द्रविड़ शैली के जो मंदिर थे वो पिरामिडाकार के होते थे। और अगर बात की जाए तो वैसे तो ये इसके बारे में इतनी जानकारी मिलती है क्योंकि मेन द्रविड़ शैली की इतनी जानकारी है। ठीक है, और अगर फिर हम बात करें तो वैश्य शैली, कौन सी? उदाहरण नहीं है सर इसका कोई उदाहरण? किसका? बताऊंगा, बिल्कुल आगे बताऊंगा, शैली का। सारे बताऊंगा, सारे मंदिर बताऊंगा। जस्ट इसके बाद में एक बार पढ़े शैली शैली लिख लेते हैं, उसके बाद में सारे उदाहरण बताऊंगा इसके। ठीक है, द्रविड़ शैली का लिखवा दो सर। हाँ आखिर में लिखवाऊंगा, मैं इकट्ठे लिखवाऊंगा। ठीक है, ये बिठा दो। अच्छा, अब देखो फिर आती कौन सी? वैश्य शैली। एक वे में लिखेंगे अपने सारे के सारे। कौन सी शैली? सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं बताऊं ना, आपका सुना भी होगा, आपका सुना भी होगा। आपने एक मंदिर सुना होगा, कौन सा मंदिर याद आ रहा है कुछ? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर है कौन सा? आंध्र प्रदेश में। हाँ, नाम क्या उसका? जगह मंदिर। नहीं, एक बहुत विख्यात है वो, राज प्रथम के शासनकाल में आपने सुना होगा। गंगे गौंड चौलपुरम। बिल्कुल, वो मंदिर गंगे गौंड चौलपुरम। वैसे वो ऐसे वो भी मंदिर है, बट एक अपने को एक सबसे बड़ा राज प्रथम के टाइम एक मंदिर मिलता है अपने को। ठीक है, उस मंदिर का नाम मेरे भी ध्यान में नहीं आ रहा। वो मंदिर सबसे बड़ा है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है, बड़ा प्रवेश द्वार उसका विशाल है। बोला वो भी। हाँ, आपने बोला। ठीक है, तो अपने एक बार अपने बात इस पे करते हैं, किस पर? वैश्य शैली, जो कहां पर यूज की गई है? मध्य भारत के अंदर। कहां पर? मध्य भारत के अंदर। देखो, अगर इस वैश्य शैली की अगर मैं बात करूं तो यह निर्मित कैसे हुई है? जो नागर शैली है ना, नागर शैली, वो और द्रविड़ शैली दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है? इस वैश्य शैली का निर्माण करती है। जो मध्य की जो चीज है ना, उसके लिए यूज किया गया इसको। ठीक है, और अगर इसमें बात की जाए, इसको खच्चर या फिर चच्चर शैली भी कहा जाता है। बिल्कुल मध्य की है ना, इधर का इधर का। हाँ, इस वैश्य शैली को खच्चर या चच्चर शैली भी कहा जाता है। और ये किसके द्वारा इसको चलाया गया? तो चालुक्य शासक जो थे उनके द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अगर मैं इसमें बताऊं ना आपको, देखो कुछ देखो इस तरह से, कुछ इस तरह से बनती है चीजें। ठीक है, देखो सबसे ऊपर कौन सी? उत्तर भारत में नागर शैली। सबसे ऊपर कौन है? उत्तर भारत में अगर मैं बात करूं तो नागर शैली है। और दक्षिण भारत में अगर मैं बात करूं तो कौन सी? द्रविड़ शैली है। और इस दक्षिण भारत में भी अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी? देखो द्रविड़ शैली, पल्लव सबसे पहले कौन से आते हैं यहां पर? कौन से हैं? पल्लव है। शासक है ये तो। हाँ बिल्कुल, ये मतलब दक्षिण भारत के जो शासक, उनके द्वारा तो ये मंदिरों का निर्माण करवाया गया। ठीक है, शासक। और देखो इनकी राजधानी अगर बात करूं ना, मैं कांची थी। इनकी राजधानी कौन सी है? पल्लवों की कौन सी? कांची। और अगर मैं बात करूं उसके बाद में चालुक्य आते हैं। ठीक है, यानी चोल, कौन से? चोल शासक। और चोल शासकों की राजधानी की अगर बात मैं करूं, तंजावुर। याद आ रहा है सर? तंजावुर से। ठीक है, तंजावुर। और एक इसमें बात की जाए तो जो मदुरई थे, मदुरई के पांड्य। कहां के? पांड्य कहां के? मदुरई के। देखो ये कुछ दक्षिण भारत के राजवंश हैं। ठीक है, वहां पर। और इन्होंने क्या किया? इस दक्षिण भारत में किस शैली में निर्माण करवाया मंदिरों का? द्रविड़ शैली में। फिर अपने मध्य भारत में आते हैं, जहां पर कौन सी शैली विस्तृत है?
वैसर शैली, ठीक है, कौन सी, बेसर से। जिसकी अभी अभी अपने बात कर रहे हैं। देखो ये जो वैसर शैली जो है, इसको क्या है कि जैसे मैं बता रहा हूं यहां पर कि इस शैली को, इस शैली को खच्चर या फिर चच्चर शैली भी कहा जाता है, जो बिल्कुल बीच की स्थिति जो होती है ना, तो इधर की है और ना इधर की है। और अगर इसकी बात की जाए इस वैसर शैली को, तो नागर प्लस ये किससे बनी है, द्रविड़ शैली से बनी है, ठीक है। कहने का मतलब इस, क्योंकि बीच में उत्तरी भारत का भी इसके ऊपर असर हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और चालुक्य शासकों के द्वारा इसको हाँ, चालुक्य शासकों ने इसको क्या करवाया, प्रचलित करवाया, प्रचलित करवाया। जल्दी से इसको नोट करो, फिर अपने एकायतन शैली पढ़ते हैं, ठीक है, फिर पंचायतन शैली कर लिए, मिटा दो। देखो एकायतन शैली बहुत ही बढ़िया शैली है, एकायतन शैली याद रखना, सारी सारी शैलियां। देखो मिटा दो ये भी, स्क्रीनशॉट लेना है या नहीं, ले लिया स्क्रीनशॉट दिमाग में। देखो एकायतन शैली, ये बड़ा ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें, जो अब की शैलियां मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ाऊंगा, कोई ज्यादा कुछ विशेषताएं नहीं है, हालांकि फिर भी एकायतन शैली के बारे में आराम से सुनना। देखो इस शैली में क्या होता है कि जो अपना गर्भगृह जो होता है ना मंदिर के अंदर, उस गर्भगृह के अंदर एक प्रतिमा स्थापित की जाती थी। क्या प्रतिमा स्थापित की जाती थी, उस शैली को क्या कहा जाता था, एकायतन शैली कहा जाता था। गर्भगृह में, गर्भगृह जानते हो, ठीक है, उस गर्भगृह जो अंदर जो अनुष्ठान पूजा के लिए बिल्कुल अंदर का जो स्थान होता है, जहां पर मूर्ति रखी जाती है किसी भी देवता की, ठीक है, उसको गर्भगृह कहते हैं। और उस गर्भगृह के अंदर एक प्रतिमा रखी जाती थी। उस प्रतिमा को रखने की जो शैली है, वो मंदिर की जो शैली है, वो क्या कहलाती है, एकायतन शैली कहलाती है, ठीक है। और इसके बाद में एक पंचायतन शैली आती है, जिसमें क्या होता है कि जो इसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम, पढ़े देखो इसमें तो क्या है कि क्या कर रही है कि गर्भगृह में प्रतिमा रखी जाती है, ठीक है। और जो पंचायतन शैली जो है ना अपनी, कौन सी, मैं दिखा दूं, पंचायतन शैली आ गया, पंचायतन शैली देखो, जो पंचायतन शैली होती थी, इस प्रतिमा के अलावा भी जो केंद्र में अपनी जो मेन प्रतिमा होती थी, उसके चारों ओर क्या है, कुछ प्रतिमाएं स्थापित की जाती थी, अन्य देवताओं की, जैसे कह सकता हूँ एक इसके अंदर सर मुख्य मंदिर और इसके अलावा अन्य जो मंदिर, हाँ दूसरे कहते हैं सर, बिल्कुल वही, ठीक है। वो कौन सी शैली होती थी, पंचायतन शैली होती थी, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं तो प्रतिमाएं कौन कौन सी होती थी मंदिर में, अन्य प्रतिमाएं, जैसे देखो बीच में, तो जैसे मैं बात करूं तो विष्णु की प्रतिमा, किसी की प्रतिमा, सबसे सेंटर में कौन सी, विष्णु की प्रतिमा। और अगर इधर बात की जाए तो शिव की प्रतिमा होती थी, दक्षिण भारत की, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं, सबसे बाद में शक्ति की प्रतिमा होती थी, ये अपने देवता हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए सूर्य की प्रतिमा, और इधर गणेश की प्रतिमा, कुछ इस तरह से पंचायतन, 5 एकायतनों वाली जो शैली होती थी, वो क्या कहलाती थी, पंचायतन शैली होती थी, ठीक है। एक महामारू शैली होती है, ये लिखो आप एक बार, जो महामारू शैली जो है ना, देखो एक ही स्थान पर क्या होता था, अनेक मंदिरों का निर्माण जहां पर करवाया जाता था, वो शैली क्या कहलाती थी, महामारू शैली, ठीक है। एक तक्षण कला, मिटा दूंगी, साथ साथ में लिखते चलते हैं। देखो कौन सी महामारू शैली, जो महामारू जो शैली है, उस शैली में क्या होता है, देखो जो महामारू शैली जो है ना अपनी, इस शैली में क्या करवाया जाता था कि एक ही जगह पर अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया जाता था। किसका, एक ही जगह पर या स्थान पर अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया जाने को क्या कहा जाता था, महामारू शैली, ठीक है। फिर अपने को एक तक्षण कला का नाम मिलता है,
किस कला का? तक्षण कला का। इस तक्षण कला में क्या होता था कि जो छेनी और हथौड़े से, किससे? छेनी हथौड़े से। छेनी और हथौड़ा आपने देखा होगा। उस छेनी और हथौड़े से क्या किया जाता था कि मूर्ति का निर्माण किया था, मूर्ति को तैयार किया तो बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बारीकी से तैयार किया जाता था। छेनी और हथौड़े से मूर्ति या फिर प्रतिमा का निर्माण करना क्या कहलाता था? तक्षण कला कहलाता था। क्या कहलाया? तक्षण कला कहलाया। ठीक है, देखो जो मूर्ति बनाने वाला इसमें कलाकार होता था, उस कलाकार को क्या कहा जाता था? सिलावट। जो मूर्ति बनाने वाला कलाकार जो है, कौन सा? मूर्ति बनाने वाला कलाकार जो है क्या कहलाता था? सिलावट कहलाता था। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा, सिलावट कहलाता था। देखो गुप्त काल की अगर मैं बात करूं ना, अपना जो उत्तर भारत है खास तौर से वहां की अगर बात करूं, तो मंदिर निर्माण के 3 प्रमुख केंद्र थे। कितने? 3 प्रमुख केंद्र थे। मथुरा उत्तर प्रदेश, वहीं पर सारनाथ बिहार के अंदर, पाटलिपुत्र बिहार के अंदर। 3 सबसे प्रमुख केंद्र गुप्त काल के अंदर माने जाते हैं। किसके? मंदिर निर्माण के। ठीक है, जिसके बारे में अपने चर्चा टाइम उसको कल करेंगे अपने। ठीक है, और फिर मैं मंदिर भी बताऊंगा आपको, मंदिरों के बारे में कि कौन सा सबसे बड़ा मंदिर जो ईंट से निर्मित हुआ है, कौन सा छोटा मंदिर है, कौन से की विशेषता सबसे ज्यादा अच्छी है, कौन सा ज्यादा पूछा जाता है, उसके बारे में कल बात करेंगे अपने। ठीक है, एक बार थोड़ी सी चीज मैं आपको बता दूं, बिठा दूं, सुनना। देखो ये अपना गुप्त काल चल रहा है। ठीक है, गुप्त काल करने के बाद में अपने इसके बाद में देखो तुर्क आक्रमण, अरब आक्रमण करेंगे। ठीक है, और अपने इसके बाद में दिल्ली सल्तनत चलेगी। क्या चलेगी? दिल्ली सल्तनत चलेगी। दिल्ली सल्तनत को खत्म करने के बाद में अपने सीधा कहां पे चलेंगे? मुगल काल में। कहां पर? मुगल काल में। मुगल काल के बाद में अपने फिर टॉपिक देखेंगे कौन सा करना है, यहाँ पे एक बार कवर करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद।